सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल मैंने आपको वादा किया था कि मेरा न्यू सब्जेक्ट BNSS 2023 मैं आज से कमेंस करूंगा। तो अपने वादे के मुताबिक आज मैं आपके साथ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता को स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज का जो मेरा वीडियो होगा वो इंट्रो लेक्चर होगा। इसमें हम थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं कि इसका वो समझेंगे प्रारूप कि CRPC हमारा प्रोसीजर हमारा वर्क कैसे करता है। ठीक है, जैसे अगर किसी एक आम आदमी को समझाना हो तो उसे कैसे हम समझा सकते हैं और जितना इजी लैंग्वेज में समझा जाए, प्रोसीजर को प्रोसीजर की तरह पढ़ा जाए, ना कि किसी सब्जेक्ट की तरह। लोग अक्सर एक गलती कर देते हैं कि लोग रटने लग जाते हैं, चाहे वो CPC हो चाहे वो CRPC हो, उसको वो याद करने लग जाते हैं। एक में ये, दो में वो, तीन में वो, चार में वो। बिल्कुल गलत तरीका है। कभी CRPC या CPC या जो भी प्रोसीजरल लॉ है आपका एविडेंस, वो कभी भी आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको कभी याद नहीं होगा। ठीक है, तो आज मैं एक CRPC का एक प्रारूप आपको बताऊंगा कि एक्चुअली CRPC वर्क कैसे करता है, प्रोसीजर चलता कैसे है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो मेरा न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है वो है, अगर आप पुरानी भाषा में समझें तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और अगर आप नया नाम लें तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब हम आते हैं कि CRPC का वर्क शुरू कहाँ पे होता है या BNSS का वर्क शुरू कहाँ पे होता है। आज हम किसी ऐसी चीज़ों को सिंपल भाषा में समझेंगे कि कैसे हम CRPC को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, हम जानते हैं कि ये क्रिमिनल लॉ है। IPC हुआ, CRPC हुआ, ये सब क्रिमिनल लॉ है। और क्रिमिनल लॉ तभी मोशन में आता है जब कोई अपराध घटित होता है या होने वाला होता है। CRPC हमारी दोनों पे बात करती है। मैं जहां CRPC कहूंगा वहां आपको BNS समझना है। ठीक है, जहां पे भी हम CRPC में बात करते हैं अपराधों की, तो अपराध ऐसा नहीं कि अपराध हो जाएगा तभी CRPC अपने मोशन में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही ऐसा पुलिस के साथ है। देखिए, जरूरी नहीं है कि रोकथाम तभी की जाए जब अपराध घटित हो जाए, अपराध कमिट हो जाए। अगर कोशिश ये की जाए कि अपराध घटित होने से पहले ही उसको रोक लिया जाए, जिसे कहते हैं प्रिवेंटिव एक्शन, तो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, लेकिन हमें बता के तो कोई मर्डर करेगा नहीं, या हमें बता के तो चोरी नहीं होगी। तो इसीलिए चीज़ें जो सामने आती हैं, प्रोसीजर जो स्टार्ट होता है मैक्सिमम ऑफेंस कमिट होने के बाद होता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं ऑफेंस होने से पहले ही हो जाती हैं। अरेस्ट भी ऑफेंस होने से पहले हो जाता है। एक पॉइंट भी अभी तक ऑफेंस नहीं हुआ लेकिन व्यक्ति अरेस्ट होकर जेल चला गया, क्या ये भी कंडीशन होती है? बिल्कुल होती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा क्रिमिनल लॉ है और बेसिकली BNSS/CRPC वो बात करता है आपका पोस्ट कमीशन ऑफ ऑफेंस एंड प्री कमीशन ऑफ ऑफेंस पे। ठीक है, तो ऑफेंस प्री कमीशन मतलब अपराध होने से पहले, घटित होने से पहले, और अपराध के घटित होने के बाद। इन दोनों पे हमारा BNSS/CRPC वर्क करता है। अब जो अपराध होने से पहले वाला काम होता है उसे कहते हैं प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, और इसे कहते हैं प्यूनिटिव एक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, क्योंकि पनिशमेंट आपको पुलिस नहीं देती, पनिशमेंट आपको कानून देता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे पुलिस वर्ड का यूज नहीं किया है। पुलिस केवल एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी है जिसका काम है न्यायालय के आदेशों का पालन करना। पुलिस का काम कहीं भी नहीं है कि वो आपको एक झापड़ भी मार सके, लेकिन
जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाता है वो थ्योरेटिकल लाइफ से या एकेडमिक लाइफ से काफ़ी अलग होता है। थानों पे जाके देखिए, मालूम पड़ जाएगा कि पुलिस का, मैं किसी की यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि बेसिकली जो हम बात करते हैं कि पुलिस का काम पनिशमेंट देने का नहीं है, एक आध थप्पड़ लग जाते हैं या ज़्यादा भी, ठीक है। तो हमें उन चीज़ों पर ज़्यादा ना जाते हुए हमें अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन गैदर्ड करनी है, ठीक है। तो प्री कमीशन ऑन प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, मतलब बचाने के लिए, अपराध से पहले प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस कहा जाता है, और जब अपराध हो गया है तो प्यूनिटिव एक्शन ऑफ लॉ कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी ऑफेंस होने वाला होगा या हो चुका होगा, उस कंडीशन में क्या होता है, तो आइए बात कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। मैं अगर एक आपसे सवाल पूछूं एक जनरल भाषा में कि अगर आपके घर पे चोरी हुई है तो आप क्या करोगे, आपका पहला स्टेप क्या होगा? आपके घर पे अगर चोरी हो गई है तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? बहुत साधारण सा स्टेप है। चोर को तो आप पकड़ नहीं पाओगे क्योंकि वो आपसे कोसों दूर निकल चुका होगा, और आपके पास ना कोई ऐसी स्किल है, ना ही आपको कानून ने ऐसी कोई शक्तियां दी हैं जिससे आप उससे बंधक बना लो। अगर आपने विदाउट पुलिस की सहायता लिए भी उस व्यक्ति को बंधक बना लिया, ठीक है, तो आप रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के दोषी खुद हो जाओगे, भले ही चोरी आपके यहाँ क्यों ना हुई हो। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि आप जाओगे पुलिस स्टेशन, ठीक है। बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको सीआरपीसी समझा रहा हूँ। यहाँ पे ऑफेंस कमिट हो गया, ऑफेंस आपका यहाँ पे हो गया। अब आप क्या करोगे, आप जाओगे पुलिस स्टेशन, ठीक है। पुलिस स्टेशन में जाके आप ऑफिसर इंचार्ज, जनरली सब इंस्पेक्टर ही ऑफिसर इंचार्ज होता है थाने का, ठीक है। आप उसको बताओगे कि सर मेरे साथ या मेरे घर पे हुई है चोरी, जो कि एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है। कॉग्निजेबल, देखिए आम व्यक्ति को नहीं पता कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, ठीक है। बेलेबल नॉन बेलेबल तब भी थोड़ा सा वो दिमाग में सोच लेता है। आप ऑफेंस, आपके यहाँ चोरी हुई, आप पुलिस स्टेशन गए, आपने बोला कि सर मेरे यहाँ क्या हुआ है, मेरे यहाँ थेफ्ट हुआ है, मेरे यहाँ चोरी हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे पुलिस स्टेशन में जो आपका एसआई है, उसका कर्तव्य क्या बनता है कि वो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करे। और रिकॉर्ड क्या करेगा, क्योंकि थेफ्ट आपका क्या है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो यहाँ पे ये आपका सब इंस्पेक्टर या तो खुद या किसको, हेड कांस्टेबल को डायरेक्शन दे सकता है कि वो एफआईआर दर्ज करे। यहाँ पर एफआईआर बोला है क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में हमेशा एफआईआर दर्ज होती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हमेशा एनसीआर दर्ज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एसआई क्या करेगा, यहाँ पे एसआई एक आपकी खुद या डायरेक्शन देगा हेड कांस्टेबल को कि आप सेक्शन 154 सीआरपीसी में या 173 बीएनएसएस में आप क्या दर्ज कर दो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। अब ये यहाँ पे दर्ज हो गई, ठीक है, यहाँ पे एफआईआर आपकी दर्ज हो गई, ठीक है, इन धाराओं पे। अब उसके बाद क्या होता है कि इस एक एफआईआर की कॉपी किसको दी जाती है, कंप्लेनेंट को जो एफआईआर दर्ज कराया है। अब यहाँ पर एफआईआर दर्ज करा कौन कौन सकता है, तो जरूरी नहीं कि जिसके घर में चोरी हुई हो वही एफआईआर दर्ज करा सकता है। आपका पड़ोसी भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए पूर्णतः सक्षम है और उसे किसी की इफ यस और नो की जरूरत नहीं है। तो एफआईआर कोई भी दर्ज करा सकता है जिसे भी अपराध के बारे में जानकारी है, अपराध घटित हो गया या अपराध घटित होने वाला है, अगर आपको थोड़ी सी भी भनक है तो आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। जिसके यहाँ साथ अपराध घटित हुआ है जरूरी नहीं कि एफआईआर केवल वही दर्ज कराए, ठीक है। तो एफआईआर की एक कंप्लेनेंट को क्या देगा, कंप्लेनेंट को देगा क्या देगा, एफआईआर की कॉपी प्रोवाइड करेगा, और ये कॉपी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब यहां पर एफआईआर की कॉपी मिल गई, ठीक है। एफआईआर की कॉपी आपको किस सेक्शन में मिलेगी, 154 सबसेक्शन 2 में, बीएनएसएस में देख लीजिएगा।
173(2) में उसमें भी हो सकती है, ठीक है। तो 154(2) में एफआईआर की कॉपी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब आप इसको लेके अपने घर चले जाओगे। अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, अब यहां पर जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो इस एफआईआर की कॉपी एक तो चली गई कंप्लेनेंट के पास, अब ये एक और जगह जानी है, कितने टाइम में, विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स किसके पास जाएगी, उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष एफआईआर की कॉपी जाएगी जिसकी जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है। जैसे मैं रहता हूं प्रयागराज झूसी में, ठीक है, अगर झूसी में चोरी होगी तो जो भी मजिस्ट्रेट झूसी की अधिकारिता रखता होगा उसकी कोर्ट में एफआईआर की कॉपी एज पॉसिबल 24 आवर्स में एफआईआर की कॉपी पहुंच जानी चाहिए। क्यों पहुंच जानी चाहिए ये भी बताता हूं। तो विद इन 24 आवर्स एक कॉपी तो कंप्लेनेंट एंड अनदर कॉपी मैजिस्ट्रेट साहब के पास। मैजिस्ट्रेट मीन्स जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जिसकी तैयारी हम और आप कर रहे हैं, जो हम और आप बनेंगे, ठीक है। अब ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास कॉपी पहुंच गई एफआईआर की, ठीक है, एफआईआर की कॉपी इनके पास पहुंच गई। अब ये करेंगे क्या उस कॉपी का, भाई उस वो कॉपी इसलिए दी जाती है कि मजिस्ट्रेट साहब को क्या हो जाए, मजिस्ट्रेट साहब को कॉग्निजेंस हो जाए, मजिस्ट्रेट साहब को क्या, मजिस्ट्रेट साहब को संज्ञान, मजिस्ट्रेट साहब इसका क्या लें, संज्ञान लें कि इनके अधिकारिता क्षेत्र में कोई अपराध घटित हो गया है। अपराध घटित कब हुआ, और मजिस्ट्रेट साहब को ये भी जानकारी हो जाए कि टाइम किस समय अपराध घटित हुआ, किस तारीख पे हुआ, ठीक है। और इसका जो बेसिक पर्पस ये होता है कि वो पुलिस की कार्रवाइयों पे नज़र रख सके कि पुलिस कितना समय ले रही है फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ द एफआईआर टू द सबमिशन ऑफ द चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट, जो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट साहब इसलिए इसको मजिस्ट्रेट साहब के पास इसलिए जाती है कि पुलिस की एक्टिविटी, पुलिस कितना समय ले रही है इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस ने एफआईआर किस दिन दर्ज करी, पुलिस चार्जशीट किस दिन फाइल कर रही है, कितना समय लग रहा है। अगर ये बताइए, अगर एफआईआर करने के बाद कोई भी कॉपी ना पहुंचे, डायरेक्ट चार्जशीट लेके पहुंचे, ठीक है, तो इतने दिनों में मजिस्ट्रेट साहब का कोई दखल हो सकता है, कुछ नहीं हो पाएगा। जब किसी चीज़ की मजिस्ट्रेट साहब को जानकारी नहीं मिल पा रही है तो वो दखलंदाजी किस चीज़ में कर देंगे, ठीक है। दखलंदाजी कहने का मतलब ये है कि जिसके अगेंस्ट अपराध हुआ है, जिसके घर पे चोरी हुई है, वो इत्तला किसको देगा, पुलिस को देगा, और पुलिस विवेचना कर रही है। मजिस्ट्रेट साहब को जानकारी थोड़ी वो दे पाएगा, या मजिस्ट्रेट साहब से किसी प्रकार का आदेश वो तो करवा नहीं सकता पुलिस के अगेंस्ट में। मान लीजिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, ठीक है, या बहुत ही स्लो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किसी प्रकार की ना कोई रिकवरी हुई, ना कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ, तो इस बात का वो आवाज़ कहाँ उठाएगा, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए एफआईआर की कॉपी मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश की जाती है 24 घंटे के अंदर अंदर, जिससे कि मजिस्ट्रेट साहब की जानकारी में वो चीज़ें आ जाएं कि अपराध घटित हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है, और कितना टाइम पुलिस ले रही है, क्या इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा है, या कितने टाइम बाद चार्जशीट फाइल की गई, कितना टाइम क्यों लिया गया, ठीक है। तो इसलिए एफआईआर की कॉपी वहां पे जाती है, ठीक है। और मैं एक चीज आपको प्रैक्टिकल बता देता हूं कि एफआईआर की कॉपी एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, किसको, कंप्लेनेंट को जिसने एफआईआर करवाई है। लेकिन अन्य किसी को अगर एफआईआर की कॉपी चाहिए होगी, एफआईआर इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, कोई भी जाके एक नॉर्मल फीस जो होती है पे करके सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है। सर्टिफाइड कॉपी कब नहीं ले पाओगे, यहाँ पे समझ लो, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन आप तब भी थोड़ा प्रैक्टिकल रहो, क्योंकि आप कल को जज बनोगे तो आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जब मजिस्ट्रेट साहब के पास ये एफआईआर की कॉपी पहुंच गई, और मजिस्ट्रेट साहब ने इस एफआईआर की कॉपी पे क्या लिख दिया, कॉग्निजेंस। मजिस्ट्रेट साहब जनरली लिखते हैं इस पे सीन, सीन करके ऐसे सर्किल कर देते हैं और लिख देते हैं प्रसंज्ञान लिया गया। जब मजिस्ट्रेट साहब ये लिख देंगे सीन प्रसंज्ञान लिया गया, उसके बाद ही आप सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हो। जब तक प्रसंज्ञान सीन नहीं होगा, सर्टिफाइड कॉपी आप नहीं ले पाओगे, ठीक है। ये आप लोग को क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको ना बहुत ही सिंपल भाषा में आज केवल इसका एक राउंड अप दे रहा हूं, एक टूर दे रहा हूं छोटा सा, जिससे कि आपको
मालूम पड़े कि सीआरपीसी होती क्या है। अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंच गई कॉपी, वो चीजें अलग हो गई। अब यहाँ पर पुलिस का काम क्या बनता है भाई, और उसने एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर दर्ज करने के बाद अब इनका जो काम आता है वो होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि क्या हर कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी ही करेगी? क्या ऐसा बाध्य है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? मैक्सिमम लोग नहीं जानते होंगे, आज बता देता हूं। पुलिस बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। पुलिस बिल्कुल भी बाध्य नहीं है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी इन्वेस्टिगेशन करे ही करे। अब आप कहेंगे कि एफआईआर दर्ज नहीं करती है, वही वाला केस आप बात कर रहे हैं, तो जी नहीं। यहां पर अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ भी है और ऑफेंस कमिट होने के बाद एफआईआर दर्ज भी हो गई है, एफआईआर दर्ज भी हो गई है, इसके बाद भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन को ना कर सकती है। इसका प्रोविजन बताइएगा, मैं बता देता हूं, देख लीजिएगा खोल के। इसका प्रोविजन है, आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन, 2 सेक्शन है, 157 1A एंड 157 1B। इन दोनों सेक्शंस में पुलिस को यह डिस्क्रिप्शन दी गई है कि चाहे क्यों कॉग्निजेबल ऑफेंस ही क्यों ना कमिट हो गया हो, अगर किसी व्यक्ति विशेष के नाम से एफआईआर दर्ज हुई है या एफआईआर दर्ज में जो वर्जन दिया जा रहा है उस पर लग रहा है कि अपराध घटित नहीं हुआ दिख रहा है, तो पुलिस एक फॉर्मेट पुलिस को दिया गया है, राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, उस फॉर्मेट में वो ये प्रोवाइड कर देती है कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, और अगर हम इन्वेस्टिगेशन हम नहीं कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या है वो उसमें रिकॉर्ड करती है, और उसकी कॉपी कंप्लेनेंट को भी दी जाती है और उसकी कॉपी थाने कोर्ट में भी जाती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के। ठीक है, अब चलिए मैं एक गुड कंडीशन की बात करता हूं कि इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू हो गया। अब अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, अब इसके बाद का प्रोसीजर क्या हो जाएगा। अगर यहां पे पुलिस ने क्या कर दिया, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने कह दिया कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, और अपनी रिपोर्ट किसको भेज दी, कंप्लेनेंट को भी लिख के एक फॉर्मेट में दे दिया और जज साहब को भी भेज दिया। अब क्या होगा, अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है इस कंडीशन के बाद, वो आता है सेक्शन 159। सेक्शन 159 में आपके जो जेएम साहब हैं वो इनको, पुलिस को क्या कह सकते हैं, चुपचाप इन्वेस्टिगेशन करिए, केस बन रहा है, ऑफेंस हुआ है और इन्वेस्टिगेशन करने योग्य मामला है, आप इन्वेस्टिगेशन करिए। तो जब यहाँ पे आदेश हो जाएगा 159 में, तब यहाँ पर जो इन्होंने मना किया था इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, और अब ये चाहे अच्छे मन से, चाहे उदास मन से, चाहे खुश मन से इन्वेस्टिगेशन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो 157 1A 1B की दवा जो है वो है 159 में। ठीक है, तो अब ये मैंने आपको बता दिया, अब इसको मिटा देता हूं, इसका काम यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने में क्या क्या करेगी पुलिस, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने में सर्च करेगी, पावर रखती है, सीज करने की पावर रखती है, अरेस्ट करने की पावर रखती है। ठीक है, सर्च, सीज्योर, अरेस्ट। ठीक है, डिटेन करने की पावर रखती है। ठीक है, डिटेन मतलब डिटेन अप टू 24 आवर्स, उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। सेक्शन 57 एंड सेक्शन 76 यस सीआरपीसी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन चीज़ों में आखिर होगा क्या क्या, क्या क्या सेक्शन हमारे ऑपरेशन में आएंगे। इसमें 161 का स्टेटमेंट लिया जाएगा विटनेसेस का। ठीक है, 161। ठीक है, इसमें आपका 41A अरेस्ट हाउ मेड, उसका भी प्रोविज़न आ जाएगा। ठीक है, 164 में मजिस्ट्रेट साहब बयान दर्ज कर सकते हैं, इसमें विटनेस का भी बयान दर्ज होता है, अभियुक्त का भी बयान दर्ज होता है। ठीक है, 164 में
164 में कन्फेशन का भी प्रोविज़न है, वो भी हो सकता है, ठीक है। सर्च आपकी 165 में दी गई है सीआरपीसी में। सर्च अगर भारत के अंदर है तो 165 ए, और अगर भारत के अंदर सर्च करना है तो 165 ए, भारत के बाहर होना है तो 165 बी, ठीक है। बहुत सारे प्रोविज़न है इन्वेस्टिगेशन में। 161 के दर्ज करेंगे, 164 करेंगे, कन्फेशन रिकॉर्ड हो सकता है, अभियुक्त का बयान रिकॉर्ड हो सकता है। सर्च देश के अंदर कर रहे हो 165 ए, देश के बाहर कर रहे हो 165 बी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविज़न है जो इन्वेस्टिगेशन में, ऑपरेशन में आपके सामने आएंगे, ठीक है। अब क्या, तो ये देखिए, ये हमने क्या समझा कि अपराध घटित हुआ, किसी के यहाँ चोरी होती है, ए के यहाँ चोरी हुई, मान लीजिए ए के घर पे होती है चोरी, ठीक है। ए क्या करता है, ए सीधे पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस स्टेशन में ऑफिसर को बताता है सर मेरे यहाँ ऐसा ऐसा ऑफेंस हुआ है। ऑफिसर उसमें 154 या 173 बीएनएस में एफआईआर रिकॉर्ड करते हैं। एफआईआर रिकॉर्ड करने के बाद एक कॉपी भेज देते हैं कंप्लेनेंट को, दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एट द सेम टाइम, और एक कॉपी चली जाती है मजिस्ट्रेट साहब के पास। एफआईआर की कॉपी कब जाती है, विद इन 24 आवर्स चली जानी चाहिए। उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। इन्वेस्टिगेशन में ये सेक्शंस हमारे ऑपरेशन में आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर क्या होगा ये हमें बताता है सेक्शन 157 सीआरपीसी, ये हमें बताता है इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में, हम कॉग्निजेबल ऑफेंस में, जैसे आपका ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको पुलिस को पावर कहाँ दी गई है इन्वेस्टिगेट करने की, तो 156 सीआरपीसी में पुलिस को पावर दी गई है कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेट करने की। प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन का, 157 में बताया गया है। रिपोर्ट कैसे सबमिट होती है तो वो बताई गई है 158 में, रिपोर्ट कैसे सबमिट होगी, ठीक है। तो आज हमारा केवल इंट्रो क्लास थी, कल हम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हमारा कंप्लीट हो गया, एक्यूज्ड अरेस्ट भी हो गया, ठीक है, कुछ चीज़ें सीज कर ली गई, जैसे कुछ ऑफेंस ऐसा आर्टिकल मिला जो कि चोरी का आर्टिकल था, उसको सीज किया गया। अभियुक्त को सर्च भी किया गया, जो एक्यूज्ड है सर्च भी किया गया, जो चीज़ मिली उसकी एक लिस्ट बना दी गई, ठीक है। एक लिस्ट एक्यूज्ड को दे दी गई, दूसरी लिस्ट कोर्ट को जाएगी, ठीक है। 24 घंटे तक उसको हम डिटेन कर सकते हैं लॉकअप में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब क्या होगा इन्वेस्टिगेशन के बाद, अब इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सब चीज़ें हुई। अब ये समझिए कि मान लीजिए कि हमारा इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स तक डिटेन कर लिया हमने, डिटेन कर लिया कि उसको 24 आवर्स तक, 24 आवर्स ख़त्म होने के पहले ही हम उसको सेक्शन, अब यहाँ पे हम दो चीज़ देखेंगे। जैसे ही 24 आवर्स, ये क्या है आपका सेक्शन डिटेन, जो आप ये 24 आवर्स में जो 24 आवर्स के अंदर अंदर जो आप प्रोड्यूस करोगे, ये सेक्शन 57 एंड सेक्शन 76 हमारा, एक बार 76 है इसको कंफर्म कर लीजिएगा, 57 एंड 76 हमारा ये इसको क्लेरिफाई करता है, ठीक है। बस ये है कि देखिए इन दोनों में फ़र्क ये है कि अरेस्ट विदाउट वारंट और अरेस्ट विद वारंट के लिए क्या है, ये अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं। ये विदाउट वारंट वाला है, ये विद वारंट वाला है, ठीक है। तो अब 24 आवर्स हमारे खत्म होने वाले हैं, तो अब यहाँ पुलिस दो चीज़ देखती है। अब यहाँ पे दो प्रोविज़न आपके ऑपरेशन में आते हैं, एक आता है 169 और एक आता है 170 सीआरपीसी। 169 को हम एक जो कहते हैं वो कहते हैं, 169 को हम क्या बोलते हैं बताइए, डीम्ड क्लोजर रिपोर्ट, डीम्ड क्लोजर रिपोर्ट, ठीक है। डीम्ड क्लोजर रिपोर्ट मीन्स मतलब जब कोई केस बनता दिख ही नहीं रहा है, अभियुक्त हमारी कस्टडी में है, लेकिन उसके बाद भी पूछताछ में और जो परिस्थितियां थी उसको देखते हुए नहीं लग रहा कि कोई अपराध किया गया है, कोई अपराध बन रहा है, ठीक है, कोई सबूत हमें अभियुक्त के खिलाफ नहीं लग रहे हैं, जिसके बेस पे अभियुक्त को माननीय मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाए। तो अगर ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई केस बन रहा है जिससे कि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश किया जाए, तो 169 में ही अभियुक्त को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। रिलीज कर देंगे किस पे, पर्सनल बॉन्ड पे,
पर्सनल बॉन्ड पे उसको रिलीज कर देंगे, ठीक है। और मजिस्ट्रेट साहब के सामने क्या लगा देंगे, मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में हम क्या फाइल कर देंगे, डीम्ड क्लोजर रिपोर्ट, कि सर हमारे हिसाब से तो कोई भी अपराध बनता दिख नहीं रहा है, इसलिए हम अब इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं करेंगे और हमने अभियुक्त को भी बॉन्ड पे छोड़ दिया है, ठीक है। ये है पेपर्स, ठीक है। और अगर लग रहा है कि ऑफेंस बनता दिख रहा है, अभियुक्त के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस है जिससे कि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस किया जाए, तो हमारा सेक्शन 170 ऑपरेशन में आ जाएगा और हम उसको सेक्शन 167 सीआरपीसी में उसको क्या कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे। किसके सामने प्रोड्यूस कर देंगे, बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो पहले 170 आएगा, फिर 167 आएगा, ठीक है। जब ये लगेगा कि सफिशिएंट ग्राउंड है मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस करने का, तो हम उसको 167 में मजिस्ट्रेट साहब के सामने रिमांड लेने के लिए, पुलिस वाले चाहेंगे कि रिमांड मिले और अभियुक्त चाहेगा कि उसकी बेल हो जाए। एट द सेम टाइम दोनों एप्लीकेशन मूव होती हैं, बेल एप्लीकेशन भी और रिमांड एप्लीकेशन भी, ठीक है। तो आज हम बात किए हैं, पहुंचे हैं रिमांड तक। आज हम जो पहुंचे हैं वो पहुंचे सेक्शन 167 तक, ठीक है। कल इसको और आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको मैं 1-2 क्लास पूरी पिक्चर बताऊंगा सीआरपीसी की अप टू जजमेंट तक, ठीक है। कैसे होता है, बेल कैसे होगी, बेल में क्या हो सकता है, कब अभियुक्त बेल तक पहुंचेगा, बेल वो कब लेगा, ठीक है। अरेस्ट के बाद क्या प्रोसीजर क्या होगा। तो पहले हमें एक ओवरव्यू मिल जाए चीज़ों का, फिर हम प्रोविजन पे बात करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। आज मैंने आपके साथ सेक्शन 167 पर बात तक मैं पहुंचा हूं। कल मैं और आगे बढ़ूंगा। तब तक के लिए सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग दिस लेक्चर, जो भी चीज़ आप लोग को समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे पाऊँ। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। वेरी गुड नाइट।